हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूपीएससी मेंटर। अभी तक आप देख सकते हैं कि हमने अपने पॉलिटी के जो है मेजर चैप्टर्स सभी कवर कर लिए लक्ष्मीकांत से। आप राइट में दिए हुए लिंक को क्लिक कर सकते हैं और आपको पूरी पॉलिटी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जितनी भी चैप्टर्स अभी तक कवर हो चुके हैं। मैंने मेजर वाले चैप्टर्स सभी कवर कर लिए हैं। आज जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं जितना भी जुडिशरी सिस्टम है हमारे इंडिया में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को मैं आपको कंपेयर करते हुए पढ़ाऊंगी। ये मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि जब आप सुप्रीम कोर्ट पढ़ें आप उसी टाइम पे देख लें कि अच्छा यही सेम चीज़ जो है हाई कोर्ट में किस तरीके से फंक्शन करती है। इससे ये फ़ायदा होता है जब हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं ना, तो हमें याद रखने में ज़्यादा आसानी होती है और हमारे माइंड के अंदर कम कन्फ्यूजन बनता है। इसलिए मैं स्टेबल फॉर्मेट में आपके लिए पूरा ही इन्फॉर्मेशन लेकर आई हूँ सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का। और उसके बाद फिर जब आ जाएगा सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, उसको जो है फिर मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ाऊंगी। आज जितना भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का ये पूरा कंपैरिजन कवर हो जाता है, मैं आपको पूरा पढ़ाती हूँ। देखिए टेबल फॉर्मेट में हमको भी बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगते हैं इस तरीके से कंटेंट को लेकर आने में, बट हम फिर भी लेकर आते हैं ताकि स्टूडेंट्स का जो है मैक्सिमम टू मैक्सिमम वेलफेयर हो पाए। तो प्लीज़ आप इसे अच्छे से स्टडी करिए। और जैसे कि मैंने बार बार बोला है कि रिवाइज रिवाइज रिवाइज, रिविजन इज़ द की टू सक्सेस इन यूपीएससी प्रीलिम्स। तो आप जितनी बार आप इन वीडियो को ही बार बार चलाकर भी अगर सुनते रहेंगे ना, अगर आपने 3 से 4 बार सुन लिया अपने पेपर में जाने से पहले, तो उससे भी इंश्योर हो जाएगा कि आप जो है यहाँ से कोई बेसिक इन्फॉर्मेशन को गलत नहीं करेंगे पेपर में। तो ठीक है गाइस, अभी विदाउट टाइम वेस्ट करे जो है आज हम पूरा जुडिशियल सिस्टम शुरू करते हैं। हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले आ जाता है नंबर ऑफ जजेस। सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस हैं? देखिए, इट इज़ डिटरमाइंड बाय पार्लियामेंट बाय लॉ। ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है नंबर ऑफ जजेस को फिक्स नहीं किया हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है ये पावर पार्लियामेंट को दी हुई है कि पार्लियामेंट जो है टाइम टू टाइम लॉ बनाकर इस बात को डिसाइड कर सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस रहेंगे। जैसे हमें पता है कि इनिशियली कुछ 7 जजेस थे, उसके बाद बढ़ाए गए, फिर से बढ़ाए गए, और अभी आज की डेट में जो है कुछ 34 के आसपास जजेस हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इंक्लूड करके। तो जब भी पार्लियामेंट को ऐसा लगे कि देखिए हमारे पास जुडिशियल वर्क ज़्यादा हो रहा है, नंबर ऑफ जजेस कम है, तो पार्लियामेंट लॉ बना के जजेस को चेंज कर, मतलब नंबर ऑफ जजेस को बढ़ा सकता है। ये पावर पार्लियामेंट के पास है। अब हाई कोर्ट में क्या होता है? इट इज़ एट डिस्क्रिशन ऑफ प्रेसिडेंट। देखिए यहाँ पे पार्लियामेंट डिसाइड नहीं करता, यहाँ पे प्रेसिडेंट डिसाइड करता है कि किसी भी हाई कोर्ट में कितने जजेस होने चाहिए। और अगर कहीं पे कॉमन हाई कोर्ट है तो कॉमन हाई कोर्ट में जो है डिसीजन पार्लियामेंट लेता है कि नंबर ऑफ जजेस कितने होने चाहिए। देखिए यहाँ पे तो पार्लियामेंट ले रहा है सुप्रीम कोर्ट के केस में। हाई कोर्ट के केस में जैसे आप फॉर एग्जांपल ले लीजिए, अगर मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट है, अब मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट में टोटल नंबर ऑफ कितने जजेस होने चाहिए वहाँ के चीफ जस्टिस को इंक्लूड करके, ये बात जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिटरमाइन करते हैं। अब देखिए अगर कहीं पे कॉमन हाई कोर्ट आ जाता है, जैसे कि पंजाब और चंडीगढ़ है, अगर उनका कॉमन हाई कोर्ट है तो यहाँ पे कितने जजेस होंगे इस बात को डिसाइड करता है पार्लियामेंट। अब आ जाते हैं टेन्योर ऑफ जजेस। इन जजेस का जो है कितने टाइम के लिए ऑफिस में रहते हैं। देखिए रिटायरमेंट एज जो है यहाँ पे 65 ईयर्स बोली गई है। एनी क्वेश्चन ऑन एज जो है पार्लियामेंट डिसाइड करता है। देखिए अगर अभी एज को बढ़ाना है, अगर रिटायरमेंट एज को अभी जो प्रेजेंटली 65 ईयर्स है, अगर इसको 70 ईयर्स पे लेकर जाना है, तो इससे रिलेटेड कोई भी डिसीजन जो है ना पार्लियामेंट लेगा। पार्लियामेंट में यहाँ पे वोटिंग होगी और उस तरीके से डिसाइड होगा। तो अभी प्रेजेंटली सुप्रीम कोर्ट में जो रिटायरमेंट एज है वो 65 है, और अगर कोई चेंज करना होगा तो वो चीज़ जो है पार्लियामेंट डिसाइड करेगा। हाई कोर्ट के केस में रिटायरमेंट एज जो है वो 62 ईयर्स है, मतलब सुप्रीम कोर्ट से 3 साल कम है। एंड एनी क्वेश्चन ऑन एज जो है प्रेसिडेंट डिसाइड करता है इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। देखिए आप इसी से मेजर डिफरेंस देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो मेजर डिसीजंस पार्लियामेंट ले रहा है, हाई कोर्ट के केस में वही मेजर डिसीजंस जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ले रहे हैं। तो देखिए जब मैं इस तरीके से जब मैं कंपैरिजन के फॉर्म में लेकर आई ना, तो आपको दोनों चैप्टर्स को अलग अलग पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और फिर आपको बार बार पेजेस पलट के ये देखने की ज़रूरत नहीं है अरे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में क्या लिखा था और यहाँ पे हाई कोर्ट में क्या लिखा है। आप बस इस टेबल फॉर्मेट से जो पूरी चीज़ को समझ सकते हैं। अब आ जाता है रेजिग्नेशन। अगर सुप्रीम कोर्ट की किसी भी जज को अपना रेजिग्नेशन देना है तो वो अपना रेजिग्नेशन जो है प्रेसिडेंट को देते हैं, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को नहीं देंगे। आप ये मत सोचिए कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है सबसे हाईएस्ट जज है तो यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रेजिग्नेशन दिया जाएगा। रेजिग्नेशन जो है यहाँ पे प्रेसिडेंट को दिया जाता है। और सेम हाई कोर्ट में होता है कि हाई कोर्ट में भी अगर किसी भी जज को रिज़ाइन करना है तो वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जाके अपना रेजिग्नेशन देते हैं। ऐसा नहीं होगा कि उस स्टेट का जो चीफ
चीफ जस्टिस होगा उस हाई कोर्ट का, उसको देंगे या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को देंगे। चीफ जस्टिस को नहीं दिया जा रहा कहीं पर भी, बस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जो है रेजिग्नेशन दिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के केस में भी और हाई कोर्ट के केस में भी। अब आ जाते हैं टेन्योर क्लैरिफिकेशन। Constitution does not fix the tenure, that is 5 years, 6 years. However, retirement ages are fixed. Any change requires constitutional amendment with the consent of half of the state legislatures. देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है ना यहाँ पे टेन्योर को फिक्स नहीं किया है कि आप 5 साल के लिए रहेंगे या आप 6 साल के लिए रहेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन बस जो है आपकी जो मैक्सिमम एज होती है ना उसको फिक्स कर देता है कि आपकी रिटायरमेंट ये चीज़ क्या है उसको फिक्स करना है। अभी जो है अगर आपको इसमें कोई चेंज करना है नंबर में तो इसको जो है पार्लियामेंट कर सकता है, और सेम चीज़ जो है हाई कोर्ट के केस में भी होती है। अब क्वालिफिकेशन आ जाता है, किसी को भी अगर सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है तो उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, या तो वो हाई कोर्ट का जज रहा हो 5 साल के लिए या फिर वो एडवोकेट रहा हो 10 साल के लिए। उसको जो है या तो नहीं, उसको दोनों ही कंडीशंस फुलफिल करनी होती है, हाई कोर्ट ऑफ जज फॉर 5 years एंड एडवोकेट फॉर 10 years। और अगर किसी को हाई कोर्ट का जज बनना है तो उसे जुडिशियल ऑफिसर हो वो 10 साल के लिए, एडवोकेट हो 10 साल के लिए। देखिए यहाँ पे सीधे जुडिशियल ऑफिसर की बात हो रही है तो 10 साल के लिए जुडिशियल ऑफिसर रहो, और एडवोकेट का नंबर जो है उतना ही है। देखिए आपको कंपैरिजन फॉर्म में समझने में आसानी होगी, तो प्लीज़ अच्छे से सुनिए जो भी चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। अपॉइंटमेंट प्रोसेस आ जाता है यहाँ पे। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं इन कंसल्टेशन विद CGI एंड सीनियर जजेस। यहाँ पे हमें पता है कि 3rd जजेस केस से बात बोली गई है कि यहाँ पे 4 सीनियर मोस्ट जजेस आ जाएंगे प्लस CGI आ जाएंगे। ये 5 लोग जो है मिलके डिसीजन लेते हैं, और ये डिसीजन जो है मेजॉरिटी से होना चाहिए। उससे डिसाइड होता है कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का जज कौन बनेगा। और हाई कोर्ट के जज के केसेस में कौन डिसाइड करता है? इट इज़ डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन फ्रॉम कोलिजियम, दैट इज CGI प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस। देखिए यहाँ पे 4 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं, और हाई कोर्ट के केसेस में जो है CGI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आ जाएंगे प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस। ये लोग आपस में डिसाइड करके अपना रिकमेंडेशन देते हैं प्रेसिडेंट को, और फिर प्रेसिडेंट जो है फाइनल अपॉइंटमेंट करते हैं यहाँ पे। अब सैलरीज एंड अलाउंसेस क्या होता है सुप्रीम कोर्ट के केस में? इट कैन नॉट बी चेंज एक्सेप्ट इन केस ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी। इसको चेंज नहीं किया जा सकता, एंड इट इज़ चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। मैंने पहले भी बताया था जो भी चीज़ कंसोलिडेटेड फंड के ऊपर चार्ज होती है उसके ऊपर जो है हाउस में वोटिंग नहीं की जा सकती। तो यहाँ पे जो भी सैलरी, अलाउंसेस, पेंशन हैं, सभी चीज़ें जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के ऊपर चार्ज की जाती हैं। अब हाई कोर्ट में आ जाता है, इट कैन नॉट बी चेंज एक्सेप्ट इन फाइनेंशियल इमरजेंसी। देखिए दोनों ही केसेस में यही चीज़ है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम पर ही सैलरीज और अलाउंसेस को चेंज किया जा सकता है। सैलरीज एंड अलाउंसेस आर फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट वाइल पेंशन आर फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। देखिए आप यहाँ पे डिफरेंसेस समझिए। हाई कोर्ट के केस में सैलरी और अलाउंसेस तो वहाँ का स्टेट का कंसोलिडेटेड फंड देगा, बट जो पेंशन्स होती हैं, जो पेंशन होगी हाई कोर्ट के जजेस की, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जाएगी। और सुप्रीम कोर्ट के केस में सैलरी, अलाउंसेस, पेंशन तीनों ही चीज़ें कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जाती हैं। ये छोटा सा डिफरेंस है, बट आप इस डिफरेंस को अच्छे से ध्यान में रखिए। इसी के बेसिस पे अगर पेपर में सवाल बन गया तो हो सकता है कि आपका किसी भी तरीके से गलत ना हो, आप इस बात पे ध्यान रखिए। अब आ जाते हैं एडिशनल एंड एक्टिंग जजेस। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहली बात तो एडिशनल जजेस नहीं होते। सुप्रीम कोर्ट में बस एक्टिंग जजेस की जो है वो चीज़ दी गई है। एक्टिंग जजेस को कौन अपॉइंट करता है? यहाँ पे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। प्रेसिडेंट कब एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करेंगे? या तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की पोस्ट वेकेंट है, या वो टेम्परली एब्सेंट है, या फिर वो अपनी ड्यूटी को परफॉर्म नहीं कर पा रहे। किसी भी केस में प्रेसिडेंट यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन होने वाले हैं। और फिर आ जाते हैं एडहॉक जजेस। एडहॉक जजेस कब लाए जाते हैं? देखिए एडहॉक का मतलब होता है टेम्पररी, वर्ड से ही पता चल रहा है। तो हमें टेम्पररी जजेस की कब जरूरत है? जब सुप्रीम कोर्ट में कोरम पूरा नहीं हो पा रहा है सिटिंग्स के लिए, या आपको किसी भी बेंच को बिठाने के लिए 5 जजेस चाहिए, कुछ बेंचेस के लिए 7 जजेस चाहिए, कुछ के लिए 13 चाहिए। अगर यहाँ पे प्रेसिडेंट को लग रहा है कि इस कोरम को पूरा नहीं किया जा पा रहा है, तो उस टाइम पे एडहॉक जजेस को जो है अपॉइंट किया जाता है। ये टेम्पररी जजेस होते हैं। दे आर अपॉइंटेड फॉर अ टेम्पररी पीरियड। दे आर अपॉइंटेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आफ्टर कंसल्टिंग हाई कोर्ट चीफ जस्टिस एंड विद प्रेसिडेंट्स एसेंट। देखिए यहाँ पे एडहॉक जजेस को अपॉइंट कौन कर रहा है?
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट कर रहे हैं। ये किस किस से कंसल्ट कर रहे हैं यहाँ पे? ये हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है। आप सपोज करिए अभी उत्तराखंड से जो है इनको किसी भी जज को बुलाना है सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जज बनने के लिए टेम्पररी बेसिस पे, तो उत्तराखंड के चीफ जस्टिस से यहाँ पे कंसल्ट करेंगे। या आप मान लीजिए कि इन्हें बिहार से बुलाना है, कि इन्हें बिहार के किसी भी जज को बुलाना है कि वो सुप्रीम कोर्ट में आके सर्व करें कुछ टाइम के लिए, तो बिहार के चीफ जस्टिस से कंसल्ट करेंगे। और उसके साथ साथ प्रेसिडेंट की कंसेंट होनी चाहिए। उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है किसी को भी अपॉइंट कर सकते हैं एज अ एडहॉक जज। और एक्टिंग चीफ जस्टिस में अपॉइंटमेंट ही प्रेसिडेंट कर रहे हैं और एडहॉक जजेस में अपॉइंटमेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कर रहे हैं। देखिए छोटी छोटी टर्म्स है कि कहाँ पे कौन अपॉइंटमेंट कर रहा है, आप इस पर अच्छे से ध्यान दीजिए, क्योंकि अभी आपको लग रहा होगा कि नहीं ये चीज़ करने में ईजी है, बट पेपर में जब आप जाएंगे ना आप इन्हीं टर्म्स में जो है कंफ्यूज हो जाएंगे कि कहाँ पे प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहे हैं, कहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट कर रहे हैं। यही छोटी छोटी चीज़ें होती है जो आपको लिस्ट से इन आउट कर सकती हैं। अब आ जाते हैं रिटायर्ड जजेस। रिटायर्ड जजेस जो होते हैं ना, जो जजेस रिटायर हो चुके हैं, बट अगर कभी बाद में ऐसी ज़रूरत लगी कि हाँ इन्हें अभी हम बुला लें, अगर वो कोर्ट में जो है कोरम पूरा नहीं हो पा रहा है, तो उस वजह से अगर रिटायर्ड जजेस को बुलाना पड़ जाए तो उनको जो है अपॉइंट यहाँ पे चीफ जस्टिस करते हैं। चीफ जस्टिस अब किसकी कंसेंट से करते हैं? विद द प्रेसिडेंट्स कंसेंट एंड विद द कंसेंट ऑफ जिस भी जज को बुलाया जा रहा है, जिस भी रिटायर्ड जज को बोला जा रहा है कि आप कुछ एक्स्ट्रा टाइम के लिए आइए और आके अपनी सर्विस दीजिए, उसकी कंसेंट ली जाती है, प्रेसिडेंट की कंसेंट ली जाती है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही यहाँ पे अपॉइंटमेंट करते हैं। ये था पूरा सुप्रीम कोर्ट के केस में। अब हम देखते हैं हाई कोर्ट के केस में। हाई कोर्ट के केस में जो एडिशनल जजेस आ जाते हैं, देखिए जो सुप्रीम कोर्ट के केस में नहीं थे। एडिशनल जजेस कैन बी अपॉइंटेड मैक्सिमम फॉर 2 ईयर्स बाय प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं यहाँ पे एडिशनल जजेस को मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 साल के लिए। या तो ये टेम्पररी इंक्रीज हो चुका है वर्कलोड में, पेंडिंग वर्कलोड है, मतलब किसी भी तरीके से अगर वो यहाँ पे कोर्ट्स में काम भर चुका है और जजेस कम है, तो उस टाइम पे एडिशनल जजेस को अपॉइंट किया जा सकता है। प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, मैक्सिमम 2 साल के लिए कर सकते हैं। देखिए अब याद रखिए कि प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहे हैं, यहाँ पे कोई चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट नहीं कर रहे। अब आ जाते हैं एक्टिंग जजेस। दे आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट when Chief Justice of High Court is absent or otherwise unable to perform duties। देखिए एक्टिंग जजेस आ जाते हैं, यहाँ पे भी हमने देखा था एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यहाँ पे एक्टिंग जजेस आ जाते हैं। ये चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के केस में होता है, जब चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट अपने फंक्शंस को परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते, या तो एब्सेंट है या उनकी पोजीशन जो है वेकेंट है, तो उस केस में जो है एक्टिंग जजेस को अपॉइंट किया जाता है। अब आ जाता है रिटायर्ड जजेस। रिटायर्ड जजेस कैन बी रिकॉल्ड विद चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट रिकमेंडेशन एंड प्रेसिडेंट्स कंसेंट। देखिए अब किसी भी अगर जज को रिटायर्ड जज को बुलाना है तो उस कोर्ट वहाँ की चीफ जस्टिस ऑफ उस हाई कोर्ट की रिकमेंडेशन चाहिए होगी, उस जज की कंसेंट और प्रेसिडेंट की कंसेंट, ये 3 लोगों की कंसेंट चाहिए होगी। वो जिस भी हाई कोर्ट से वो जज आ रहे हैं उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की, जो उनसे हमें जो है यहाँ पे उनके रिकमेंडेशन को लेना पड़ेगा। यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ उस हाई कोर्ट के जो है, देखिए सपोज करिए कि उत्तराखंड में अपॉइंटमेंट हो रही है कि उत्तराखंड में जो है हमें किसी रिटायर्ड जज को बुलाना है और हमें बिहार से बुलाना है, तो बिहार के जो उत्तराखंड के जो चीफ जस्टिस होंगे ना, उन्हें यहाँ पे किस किस से लेना पड़ेगा परमिशन? वो जिस जज को बुला रहे हैं उससे, जो बिहार के चीफ जस्टिस हो जाएंगे वहाँ से, और प्रेसिडेंट से। आई होप आपको ये तीनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि किसको किससे कंसेंट लेना पड़ रहा है यहाँ पे। अब आ जाते सीट एंड ज्यूरिसडिक्शन। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नॉट प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर एन ऑल्टरनेटिव सीट विद द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट। देखिए यहाँ पे चीफ जस्टिस, देखिए अभी प्रेजेंटली क्या है कि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट की सीट है वो दिल्ली में है, बट ऐसा फिक्स्ड नहीं है। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चाहें तो वो ये भी बोल सकते हैं कि किसी और जगह को भी जो है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की सीट बनाया जाए, कि जैसे अगर वो बोल दे कि प्रयागराज में भी एक इनकी इंपॉर्टेंट बेंच को सेट किया जाए तो ये हो सकता है। तो ये काम जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करते हैं और इनको जो है यहाँ पे अप्रूवल लेना पड़ेगा प्रेसिडेंट का। अब देखते रहिए कौन सा काम चीफ जस्टिस कर रहे हैं, कौन सा काम प्रेसिडेंट कर रहे हैं। और यहाँ पे हाई कोर्ट के केसेस में सीट इज़ फिक्स्ड बट बेंचेस कैन बी स्टैब्लिश इन अदर लोकेशंस। देखिए जो एक परमानेंट सीट होती है वो तो फिक्स्ड होती है, बट मल्टीपल बेंचेस बन सकती हैं उस हाई कोर्ट की, तो बेंचेस अलग अलग जगह पे जा सकती हैं।
अब आ जाता है यहाँ पे इन कोर्ट्स का जो होता है ज्यूरिसडिक्शन आ जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन देखेंगे। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का मतलब ये होता है कि जहाँ पे बस यही कोर्ट जो है डिसीजन दे सकती है और कोई कोर्ट नहीं दे सकती। देखिए, एक होता है ओरिजिनल और एक होता है ओरिजिनल एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन है, वो मैं आपको पहले बता देती हूँ। जो ओरिजिनल होता है उसका मतलब ये होता है कि फर्स्ट इंस्टेंस में इस कोर्ट के पास जो है इस केस को लेकर जाया जा सकता है, यानी कि आप अपील के मैकेनिज्म से लेके जा सकते हैं। और फिर एक आ जाता है ओरिजिनल एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट केस में लेकर जाया जा सकता है और बस इसी कोर्ट के पास लेकर जाया जा सकता है। ये नहीं कि हाई कोर्ट, अगर सुप्रीम कोर्ट के पास किसी केस में ओरिजिनल एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन है तो उस केस को हाई कोर्ट के पास नहीं लेकर जाया जा सकता, बस सुप्रीम कोर्ट में ही आएगा। और हो सकता है कि किसी एक केस में सुप्रीम कोर्ट के पास भी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन और हाई कोर्ट के पास भी। तो यहाँ पे जो पिटिशनर होता है उसकी चॉइस होती है कि या तो उसे हाई कोर्ट में ले जाए या फिर उसे सुप्रीम कोर्ट में ले जाए। तो देखिए यहाँ पे ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में क्या आ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के कौन से केसेस होते हैं, केसेस इन्वॉल्विंग सेंटर वर्सेस स्टेट, स्टेट वर्सेस स्टेट, सेंटर एंड स्टेट वर्सेस स्टेट। देखिए, जो भी किसी सेंटर के बीच में या किसी भी एक स्टेट के बीच में कोई झगड़ा है, दो स्टेट्स के बीच में कोई झगड़ा है, या फिर सेंटर और एक स्टेट एक साइड पे आ चुके हैं, जैसे कि मान लीजिए कि सेंटर और तमिलनाडु एक साइड पे है और उनकी लड़ाई जो है कर्नाटका से किसी इशू पर हो रखी है। तो ये जो जितने भी फेडरल इशूज़ होते हैं ना, एक तरीके से वो जो है वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। और यहाँ पे फिर कौन कौन से केसेस नहीं आ सकते ये भी बताया जा रहा है कि आप इन 3 कंडीशंस के अंडर हो सकता है आप कौन से केसेस को नहीं लेकर आ सकते। जैसे कि इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स, अगर 2 स्टेट्स के बीच में वाटर डिस्प्यूट्स है तो ये तो स्टेट वर्सेस स्टेट में भी आ सकता है, बट ये ऐसा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स अगर आ रहा है तो वो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के थ्रू नहीं आएगा, वो जो है अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन के थ्रू जो है सुप्रीम कोर्ट में उस केस को ला सकते हैं, बट इसके थ्रू नहीं आ सकता। यहाँ पे ये चीज़ दी गई है कि ये सारे वो ऐसे केसेस हैं जो ऐसा लगता है प्राइमा फेसिया कि इसकी तरह हैं, इन 3 कंडीशंस को फॉलो कर रहे हैं, बट वो एक्चुअल में नहीं कर रहे हैं। या फिर फॉरेन कॉमर्शियल डिस्प्यूट्स हैं, रिकवरी ऑफ डैमेजेस इन कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज़, कोई प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी से रिलेटेड मैटर है। या फिर कंडीशंस में क्या आ जाता है, इट मस्ट फॉलो लीगल राइट्स नॉट पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स। देखिए, यहाँ पे जो भी इश्यूज होने चाहिए ना वो लीगल राइट्स को फॉलो कर रहे हो, कोई भी पॉलिटिकल इशू नहीं जाएगा। कि ये आप मान लीजिए कि सेंटर और स्टेट के पॉलिटिकल लीडर्स के बीच में कोई लड़ाई हो रही है, वो इसके थ्रू नहीं जा सकता कि चलिए हम इस कंडीशंस के थ्रू जो है इस चीज़ को कोर्ट में ले जाते हैं, वो चीज़ नहीं जा सकती है। यहाँ पे वो लीगल राइट का कोई मैटर होना चाहिए, तभी वो इन 3 सिचुएशन में जो है सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन से चले जाएगा। प्राइवेट सिटीजन्स कैन नॉट अप्रोच सुप्रीम कोर्ट अंडर दिस ज्यूरिसडिक्शन। देखिए, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के अंडर जो है प्राइवेट सिटीजन्स, जैसे कि आप मान लीजिए कि जिसकी मैं हूँ या आप लोग हैं, हम लोग नहीं जा सकते। कुछ सेंटर या स्टेट या स्टेट, सेंटर एंड स्टेट वर्सेस स्टेट, ऐसा कोई मैटर होना चाहिए तभी वो जा सकता है। अब हाई कोर्ट आ जाता है। हाई कोर्ट में कौन कौन से केसेस आ जाएंगे जो उनके ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में आ जाएंगे, एडमिरलिटी, विल मतलब वसीयत, लॉ, मैरिज, डाइवोर्स, कंपनी लॉस, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ऐसे जितने भी केसेस होंगे सब हाई कोर्ट के पास ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन से जा सकते हैं। जितने भी यहाँ पे चीज़ें लिखी गई आप इन सबको अच्छे से याद कर लीजिए ताकि आप किसी में भी पेपर में जाके गलती ना खाएं। इलेक्शन डिस्प्यूट्स ऑफ एमपी एंड एमएलएस का कोई भी इलेक्शन डिस्प्यूट्स चल रहा है तो वो हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं। कोई भी रेवेन्यू मैटर है, ट्रांसफर्ड केसेस इन्वॉल्विंग कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन, ये जो है ये हाई कोर्ट के पास डायरेक्टली जा सकता है जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन चाहिए, कोई भी मैटर लोअर कोर्ट से अगर आया है तो। सिविल केसेस ऑफ हायर वैल्यूज आ जाते हैं। एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, अगर आपको फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स कराना है वो भी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन से जो है हाई कोर्ट के पास ये मैटर आ सकता है। अब आ जाता है रिट ज्यूरिसडिक्शन। देखिए, रिट इशू करना होता है, हमने फंडामेंटल राइट्स वाले चैप्टर में पढ़ा था कि रिट्स इशू होते हैं बेसिकली हमारी फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, बट वो अलग मैटर्स के लिए भी हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिट इशू कर सकता है ओनली फॉर प्रोटेक्टिंग द फंडामेंटल राइट्स, जबकि हाई कोर्ट जो है वो रिट इशू कर सकता है फंडामेंटल राइट्स के मैटर में भी और ऑर्डिनरी लीगल राइट्स के मैटर में भी, कि दूसरी राइट्स के मैटर में भी जो है हाई कोर्ट जो है रिट्स को इशू कर सकता है। देखिए, ये एक मेजर डिफरेंस है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बीच में। यहाँ पे हाई कोर्ट जो है इट कैन इशू रिट्स इवन आउटसाइड इट्स टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन इफ द कॉज अराइजेस विद इन इट्स ज्यूरिसडिक्शन। देखिए, ये जो है अगर हाई कोर्ट जो है, अब जैसे कि आप मान लीजिए कि पंजाब है, पंजाब का ज्यूरिसडिक्शन, हाई कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन पंजाब की स्टेट तक होगा, वो
जनरली तो बस पंजाब के अंदर अपनी रिट को इशू कर सकते हैं, बट अगर कोई ऐसा केस आया कि उसका जुरिस्डिक्शन जो है पंजाब से बाहर जा रहा है, तो उस केस में जो है पंजाब हाई कोर्ट जो है उस केस को अगर सॉल्व करने के लिए उसे बाहर भी रिट को इशू करना पड़े तो वो कर सकता है। अब आ जाते हैं एपिलेट ज्यूरिस्डिक्शन। अभी हमने देखा ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन। एपिलेट ज्यूरिस्डिक्शन में सुप्रीम कोर्ट के पास जो है यहाँ पे ये आ जाते हैं सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल अपील्स। एपिलेट का मतलब ये होगा कि अपील करके जो मैटर जा रहा है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अपील्स जो जाती है सुप्रीम कोर्ट के पास, तो आर्टिकल 132 में आ जाता है। यहाँ पे क्या है, हाई कोर्ट मस्ट सर्टिफाई दैट द केस इन्वॉल्व्स कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन। देखिए अगर अपील से जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि सबसे पहले हाई कोर्ट के थ्रू जो है अपील से जाएगा ये मैटर जो है। तो उस केस में जो है कि हाई कोर्ट में कोई किसी मैटर के ऊपर जो है सेटिस्फैक्शन नहीं हो पाया है और अब उस मैटर का जो है सुप्रीम कोर्ट में अपील हो रहा है, तो यहाँ पे हाई कोर्ट को भी पहले इस बात को सर्टिफाई करना पड़ेगा कि यहाँ पे जो है कोई कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन है, तभी आप इसको अपील कर सकते हैं। इसको कॉन्स्टिट्यूशनल अपील बोलते हैं। फिर आ जाता है सिविल अपील भी हो सकता है हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में। यहाँ पे हाई कोर्ट को फिर से सर्टिफाई करना पड़ेगा अ क्वेश्चन ऑफ लीगल इंपॉर्टेंस इज इन्वॉल्व्ड, द केस नीड्स टू बी डिस्कस्ड बाय सुप्रीम कोर्ट, कि ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है, इसको सुप्रीम कोर्ट को डिस्कस करना पड़ेगा, ये इस बात का सर्टिफिकेट हाई कोर्ट को देना पड़ेगा। फिर आ जाता है क्रिमिनल अपील्स जो आर्टिकल 134 के अंडर आ जाती हैं। ये किस केस में क्रिमिनल अपील्स हो सकते हैं? इफ़ द हाई कोर्ट रिवर्सेज एक्यूटल टू डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट। देखिए एक्यूटल का ऑर्डर आ चुका है कि आप इनको बरी कर दीजिए, इनकी कोई गलती नहीं है, बट अगर हाई कोर्ट ने रिवर्स कर दिया एक्यूटल ऑर्डर को कि नहीं, अब हाई कोर्ट ने फिर से बोल दिया, रिवर्स एक्यूटल का मतलब ये होता है कि हाई कोर्ट ने बोल दिया कि नहीं जिनकी गलती है तो इनको सजा दी जाएगी। और रिवर्स एक्यूटल में क्या बोला गया कि या तो डेथ पेनल्टी दी जा रही है फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट। इस केस में देखिए बस इन दो केस में अगर हाई कोर्ट ने किसी केस को रिवर्स किया, अगर उन्होंने 3-4 साल की सज़ा सुना दी, तो उस केस में ये नहीं आएगा कि अब सुप्रीम कोर्ट के पास अपील जाएगा ही जाएगा। बट अगर हाई कोर्ट ने किसी ऑर्डर को रिवर्स करके यहाँ पे डेथ सेंटेंस या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दिया है, तो उस केस में जो है क्रिमिनल अपील हो सकती है सुप्रीम कोर्ट के पास। या फिर हाई कोर्ट ने खुद ने 10 साल की इम्प्रिजनमेंट सुनाई है, तो उस केस में भी यहाँ पे अपील हो सकती है। If a subordinate court cannot award death 10 years and high court upholds it। देखिए यहाँ पे जो है कि अगर किसी सबॉर्डिनेट कोर्ट ने जो है डेथ सेंटेंस यहाँ पे सुनाया है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट सुनाया है, फिर 10 साल की कोई केस सुनाया है और हाई कोर्ट ने उसको अपहोल्ड किया है, तो उस केस में भी सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है। पार्लियामेंट विया आर्टिकल 134A कैन ग्रांट सुप्रीम कोर्ट द पावर टू हियर क्रिमिनल अपील्स फ्रॉम हाई कोर्ट। यहाँ पे जो है पार्लियामेंट ने इनको ये परमिशन दी हुई है इस अमेंडमेंट के थ्रू 134A के थ्रू कि ये जो है ये क्रिमिनल अपील्स को सुन सकते हैं हाई कोर्ट से। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे एपिलेट ज्यूरिस्डिक्शन में। हाई कोर्ट का एपिलेट ज्यूरिस्डिक्शन देखते हैं। हाई कोर्ट का जो अपील करने का ज्यूरिस्डिक्शन होता है वो वाइडर होता है देन द ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन। यहाँ पे जो है क्योंकि सभी जो जितने भी ऑर्डिनरी कोर्ट से, सबऑर्डिनेट कोर्ट से जो भी मैटर आते हैं सब हाई कोर्ट के पास आते हैं फर्स्ट केस में, तो इनका एपिलेट ज्यूरिस्डिक्शन ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो क्रिमिनल केसेस में इनका एपिलेट ज्यूरिस्डिक्शन कैसे काम करता है? फर्स्ट अपील ऑन क्वेश्चंस ऑफ लॉ एंड फैक्ट वो जाएगा हाई कोर्ट के पास। सेकंड अपील ऑन क्वेश्चन ऑफ लॉ ओनली। देखिए फर्स्ट अपील तो हो सकता है लॉ के ऊपर भी और फैक्ट के ऊपर भी, और सेकंड अपील होगा ओनली ऑन द क्वेश्चन ऑफ लॉ। इंट्रा कोर्ट अपील्स इन केस ऑफ सिग्निफिकेंट सिविल मैटर्स। देखिए यहाँ पे इंट्रा कोर्ट अपील्स भी हो सकते हैं हाई कोर्ट्स में, कि जैसे कि अगर कोलकाता हाई कोर्ट का कोई मैटर है तो बॉम्बे हाई कोर्ट में डिस्कस हो सकता है। इंट्रा कोर्ट अपील हो रहा है अगर कोई सिग्निफिकेंट सिविल मैटर है तो। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर ट्रिब्यूनल अपील्स भी हो सकते हैं सिविल केसेस में। अब आ जाते हैं क्रिमिनल केसेस। क्रिमिनल केसेस में हाई कोर्ट के पास कब अपील जाएगा? या तो तब सेंटेंस किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट ने 10 साल का 7 ईयर्स का कोई सेंटेंस सुना दिया है, प्लस ईयर्स प्लस सेशन कोर्ट केसेस और कन्फर्मेशन ऑफ डेथ पेनल्टी। देखिए अगर सबऑर्डिनेट कोर्ट ने डेथ पेनल्टी दी है तो उस केस में तो हाई कोर्ट के पास जाएगा ही जाएगा मैटर, क्योंकि हाई कोर्ट को उस डेथ पेनल्टी को कंफर्म करना होगा। किसी भी पर्सन को अपने आप डेथ पेनल्टी नहीं मिल सकती जब तक हाई कोर्ट उसको कंफर्म ना करे। अगर सबऑर्डिनेट कोर्ट ने डेथ पेनल्टी दी है तो हाई कोर्ट को उसे कंफर्म करना ही पड़ेगा। और अगर सबऑर्डिनेट कोर्ट ने 7 ईयर्स का सेंटेंस सुनाया है तो उस केस में भी हाई कोर्ट को उसे कंफर्म करना पड़ेगा। फिर आ जाते हैं सर्टेन CRPC केसेस जो आ जाते हैं, वो भी अपील के थ्रू जो है क्रिमिनल अपील के थ्रू हाई कोर्ट में जा सकते हैं। अभी एक बचता है स्पेशल अपील का मैटर जो आर्टिकल 136 में आ जाता है। सुप्रीम कोर्ट कैन हियर अपील फ्रॉम एनी कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स एक्सेप्ट मिलिट्री ट्रिब्यूनल्स। देखिए सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे जो है ना अपील सुन सकता है किसी भी कोर्ट से या ट्रिब्यूनल से, बट यहाँ पे मिलिट्री ट्रिब्यूनल नहीं आना चाहिए।
मिलिट्री ट्रिब्यूनल की अपील से, मिलिट्री ट्रिब्यूनल का कोई भी डिसीजन जो है सुप्रीम कोर्ट के पास स्पेशल अपील से नहीं जा सकता, बाकी सभी केसेस में जा सकता है। अब यहाँ पे ऊपर मानिए कि अगर हाई कोर्ट ने जो है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल अपील के मामले में ये सर्टिफाई करने से मना कर दिया कि कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन चाहिए, उस केस में भी ये मैटर जो है सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है अगर यहाँ पे स्पेशल अपील लगा दी जाए। तो यहाँ पे जो है हाई कोर्ट के मना करने के बाद भी मैटर सुप्रीम कोर्ट में अगर डिस्कस होना हो तो स्पेशल अपील के थ्रू हो सकता है। फिर आ जाता है एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, जहाँ पे हम मांगते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो अपनी एडवाइस दे। ये आर्टिकल 143 के अंडर आ जाता है। देखिए मैं आपको जो भी आर्टिकल्स बता रही हूँ आप अच्छे से सुनते जाइए। यहाँ पे जो है भाई प्रेसिडेंट्स रेफरेंस टू सुप्रीम कोर्ट ऑन क्वेश्चंस ऑफ लॉ और पब्लिक इंपॉर्टेंस, कोई भी मैटर है लॉ का या पब्लिक मैटर का, तो उस केस में एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन जो है हम सुप्रीम कोर्ट से मांग सकते हैं। यहाँ पे प्रेसिडेंट पूछता है बेसिकली जाके सुप्रीम कोर्ट से। और कोई पब्लिक इंपॉर्टेंस का मैटर है और वो सुप्रीम कोर्ट के पास गया कि आप इसके ऊपर अपनी एडवाइस दीजिए, तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बाइंडिंग नहीं है यहाँ पे कि सुप्रीम कोर्ट अपनी एडवाइस या ओपिनियन दे। सुप्रीम कोर्ट मना भी कर सकता है अपना ओपिनियन देने से। और सेकंड केस कब होता है, जब प्रेसिडेंट जो है यहाँ पे एडवाइस मांग सकता है इन केस ऑफ प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स। जब इस केस में मांगा जाएगा तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को अपनी एडवाइस देनी ही देनी पड़ेगी। मतलब दो मैटर्स हैं, एक है पब्लिक इंपॉर्टेंस का मैटर और एक है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटीज का मैटर। पब्लिक इंपॉर्टेंस के मैटर में अगर प्रेसिडेंट ने पूछा है तो सुप्रीम कोर्ट एडवाइस देने से मना कर सकता है। अगर प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी के मैटर में प्रेसिडेंट ने पूछा है तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो है एडवाइस देने से मना नहीं कर सकता। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने एडवाइस दी है तो भी यहाँ पे किसी भी तरीके से प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं है कि उस एडवाइस को फॉलो किया जाए। और एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन जो है हाई कोर्ट को नहीं दिया गया, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन बस सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। देखिए अब आ जाता है सुपरवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। सुपरवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन जो है वो बेसिकली एक तरीके से यहाँ पे ऑल दो नॉन एप्लीकेबल है कि एक्सप्लिसिटली नहीं है, बट सुप्रीम कोर्ट एक तरीके से सभी कोर्ट्स को सुपरवाइज तो करता ही है और हाई कोर्ट भी सभी कोर्ट्स को सुपरवाइज करता है। इट कवर्स ऑल कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स एक्सेप्ट मिलिट्री ट्रिब्यूनल्स। एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरविजन भी होता है और जुडिशियल सुपरिटेंडेंस भी होता है यहाँ पे हाई कोर्ट का सभी लोअर कोर्ट्स के ऊपर। फिर रिविजनल ज्यूरिसडिक्शन भी होता है। रिविजनल ज्यूरिसडिक्शन का मतलब कि इनके डिसीजंस को रिवाइज करना, इनके डिसीजंस को चेंज करने की पावर है हाई कोर्ट के पास। और सियो मोटो पावर भी है, हाई कोर्ट कैन टेक केसेस ऑन इट्स ओन इनिशिएटिव। हाई कोर्ट जो है यहाँ पे अपने आप कोई भी केस अगर किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट में चल रहा है तो हाई कोर्ट अपने आप उनसे वो केस ले सकता है अगर हाई कोर्ट को लग रहा है कि ठीक से जो है इसके ऊपर फंक्शन नहीं हो रहा है यहाँ पे। अब आ जाता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक तरीके से कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की तरह काम करता है। तो इनका कोई भी जजमेंट होता है इट कैन नॉट बी क्वेश्चन बिफोर एनी कोर्ट। अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जजमेंट है वो एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की तरह काम करता है और उसको जो है एक एविडेंस की तरह माना जाता है किसी भी केस में फर्दर। पनिश कंटेम्प्ट ऑफ ऑल कोर्ट्स इन इंडिया। किसी भी अगर कोर्ट का कंटेम्प्ट हुआ है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जो है कंटेम्प्ट ऑफ इंडिया, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जो है सभी कोर्ट से कंटेम्प्ट को एड्रेस कर सकता है कि अगर किसी भी कोर्ट का कंटेम्प्ट किया गया है, हाई कोर्ट का कंटेम्प्ट किया किसी सिटीजन ने या किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट का कंटेम्प्ट किया है तो सुप्रीम कोर्ट सभी कंटेम्प्ट में एक्शन ले सकता है। हाई कोर्ट जो है जजमेंट्स कैन नॉट बी क्वेश्चन बिफोर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। देखिए हाई कोर्ट का जजमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में तो क्वेश्चन हो सकता है बट वो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में जो है उसे एक एविडेंस की तरह माना जाता है, उसे क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। इट पनिशेस कंटेम्प्ट ऑफ इट्स कोर्ट्स एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स सिंस दे कैन नॉट पनिश कंटेम्प्ट। देखिए लोअर कोर्ट्स जो है ना कंटेम्प्ट को जो है यहाँ पे पनिश नहीं कर सकते, तो हाई कोर्ट जो है इनके बिहाफ पे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के बिहाफ पे जो है कंटेम्प्ट को पनिश कर सकता है कि अगर किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट का कंटेम्प्ट हुआ है तो उस केस में हाई कोर्ट यहाँ पे जो है उनके बिहाफ पे जो है किसी को पनिशमेंट दे सकता है। इट कैन नॉट रिव्यू इट्स ओन जजमेंट अनलाइक सुप्रीम कोर्ट। दिस पावर इज नॉट गिवन टू सुप्रीम कोर्ट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए यहाँ पे जो अपने जजमेंट को रिव्यू करने की पावर होती है ना, ऑल्दो हाई कोर्ट भी कर सकता है बट हाई कोर्ट को जो है ये पावर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दी गई है। सुप्रीम कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू ये पावर दी गई है कि आप अपने जजमेंट को रिव्यू कर सकते हैं। ये क्वेश्चन जो है आई थिंक कुछ 2021 के पेपर में दिया गया था प्रीलिम्स में, आप उसमें जाके चेक कर सकते हैं। वहाँ पे ये चीज़ पूछी गई थी कि हाई कोर्ट कैन रिव्यू इट्स डिसीजन, नहीं हाई कोर्ट कैन नॉट रिव्यू इट्स, हाई कोर्ट कैन रिव्यू इट्स डिसीजन एज सुप्रीम कोर्ट कैन डस। इस तरीके से कुछ फॉर्म किया गया था। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ऑल्दो हाई कोर्ट रिव्यू कर सकता है बट वो सुप्रीम कोर्ट की तरह रिव्यू नहीं कर सकता क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को पावर जो है कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है और हाई कोर्ट को पावर जो है कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं दी है। रिव्यू दोनों ही कर सकते हैं अपने जजमेंट्स को बट हाई कोर्ट को पावर जो है कॉन्स्टिट्यूशन नहीं दे रहा है।
अब आ जाता है जुडिशियल रिव्यू का पावर। जुडिशियल रिव्यू का पावर का मतलब ये होता है कि जहाँ पे आप किसी भी लेजिस्लेटिव एक्ट को या फिर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को, दोनों को ही जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। यहाँ पे कोर्ट देख सकता है कि कोई लेजिस्लेशन ने कोई गलत एक्शन तो नहीं लिया है या कोई एग्जीक्यूटिव ने कोई गलत एक्शन तो नहीं लिया है। जुडिशियल रिव्यू की पावर जो है डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन ने यहाँ पे दी है सुप्रीम कोर्ट को, बट कहीं पर भी एक्सप्लिसिटली वर्ड मैंशन नहीं किया गया जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू वर्ड कहीं पे भी एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। फिर हाई कोर्ट के केस में क्या है, हाई कोर्ट के पास भी जुडिशियल रिव्यू की पावर आ जाती है, और यहाँ पे भी यही है कि जुडिशियल रिव्यू वर्ड कहीं पे यूज़ नहीं किया गया है। अब आ जाते हैं जो अदर पावर्स आ जाती हैं सुप्रीम कोर्ट की। ये जो है जनरल पावर्स हैं, जो हमने जो है वैसे भी देखा है कि इलेक्शन रिलेटेड मैटर्स में यहाँ पे जो है कंडक्ट्स इलेक्शन फॉर प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। हमने देखा था प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के केस में कि अगर इलेक्शन रिलेटेड कोई भी इशू होता है तो उसका जो फाइनल जजमेंट होता है सुप्रीम कोर्ट देता है। आप उन चैप्टर्स में भी जाकर रिवाइज कर सकते हैं, चीज़ मैंने आपको दोनों चैप्टर्स में पढ़ाई थी। इंक्वायरी इनटू यूपीएससी चेयरपर्सन एंड मेंबर्स, अगर इनसे रिलेटेड कोई भी इशू है तो यहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट जो है अपना ओपिनियन देता है, और उसका बाइंडिंग ओपिनियन होता है कि उनकी वो एडवाइस जो है माननी पड़ती है अगर यूपीएससी चेयरमैन या मेंबर्स के रिमूवल से रिलेटेड कोई भी इशू होता है। ट्रांसफर एंड विड्रॉल ऑफ केसेस, सुप्रीम कोर्ट कैन विड्रॉ पेंडिंग केसेस फ्रॉम हाई कोर्ट एंड डिस्पोज ऑफ देम इटसेल्फ। इट कैन ट्रांसफर केसेस फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर फॉर प्रॉपर एडजुडिकेशन। देखिए सुप्रीम कोर्ट के पास दोनों ही पावर है। आप सपोज करिए कि हाँ ठीक है, यहाँ पे राजस्थान हाई कोर्ट में कोई केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट अपने आप भी उस केस को लेकर सॉल्व कर सकती है। हो सकता है कि वो राजस्थान के केस को मध्य प्रदेश को दे दे कि मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट अब इस केस को सॉल्व करेगा। जुडिशियल सुपरिटेंडेंस आ जाता है। इट एक्सरसाइजेज सुपरवाइजरी कंट्रोल ओवर ऑल कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स एक्सेप्ट मिलिट्री कोर्ट्स। यहाँ पे हमें पता है बस मिलिट्री कोर्ट्स के अलावा जो है सुप्रीम कोर्ट सबके ऊपर जो है एक तरीके से सुपरवाइज करता है, और अल्टीमेट इंटरप्रिटेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। सुप्रीम कोर्ट जो है उसके पास फाइनल अथॉरिटी है कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने की। अब आ जाते हैं जो रिव्यू जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट आ जाता है। देखिए ये चीज़ जो है हम पहले पढ़ चुके हैं, इसको जो है हमें यहाँ पे इतना डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अभी जो है यहाँ पे बस ये चीज़ बची है इम्पीचमेंट ऑफ जजेस। आप जो है इसको स्लाइड से जो है खुद भी रीड कर सकते हैं कि जजेस का इम्पीचमेंट किस तरीके से होता है, किस प्रोसेस से होता है। कि जजेस इंक्वायरी एक्ट आ जाती है, फिर 100 मेंबर्स ऑफ लोकसभा को साइन करना पड़ेगा उसे, और 50 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा को साइन करना पड़ेगा उस मोशन को। उससे पहले वो मोशन ही नहीं आ सकता। एक बार इन लोगों ने साइन कर दिया, उसके बाद जो है उसके ऊपर अगर स्पीकर एडमिट करता है, स्पीकर या चेयरपर्सन एडमिट करता है, तो एक कमेटी बनेगी जहाँ पे चीफ जस्टिस होंगे, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होंगे, और एक डिस्टिंग्विश्ड जजेस होंगे। 3 लोग आएंगे, ये डिसाइड करेंगे कि क्या ये मैटर सही है, क्या इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। अगर इन तीनों ने भी एग्री कर दिया तो उसके बाद जो है यहाँ पे इन प्रूवन मिसबिहेवियर या फिर इनकैपेसिटी के ग्राउंड के ऊपर यहाँ पे इम्पीचमेंट रन होता है, इम्पीचमेंट का मोशन रन किया जाएगा। उसके बाद जो है हाउस में वोटिंग होगी। आफ्टर कमिटी सबमिट्स इट्स रिपोर्ट बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट मस्ट पास द मोशन बाय स्पेशल मेजोरिटी, दैट इज 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। स्पेशल मेजोरिटी से जो है वोटिंग होगी। जब ये सारे स्टेप्स फुलफिल हो जाएंगे उसके बाद जाके किसी जज को इम्पीच किया जा सकता है। और ये जो इम्पीचमेंट का प्रोसेस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के केसेस में सेम है। ये जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 में दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया है। आप इस पूरे प्रोसेस को फिर से रीड कर सकते हैं, मैंने आपको शॉर्ट में यहाँ पे बता दिया है। तो देखिए गाइस, इस तरीके से मैंने पूरा टेबल फॉर्मेट से यहाँ पे आपको कवर कराने का ट्राई किया, और हमने कितनी शॉर्ट में जो है जल्दी से अपना पूरा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ही एक ही वीडियो में आज कवर कर लिया है। अगर मैं इसी को अलग अलग पढ़ाती तो पहले मैं आपको 2 दिन सुप्रीम कोर्ट पढ़ाती, फिर 2 दिन हाई कोर्ट पढ़ाती, तो उसे कवर करने में भी बहुत टाइम लगता है और आपको भी बार बार रिविजन के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। अब आप एक ही सोर्स से जो अपना सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को यहाँ पे कवर कर सकते हैं, और अगर आप इतना ठीक से पढ़ के जाएंगे तो ये आपके लिए मोर देन इनफ है। अपना यहाँ पे लक्ष्मीकांत से अगर कोई भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से रिलेटेड सवाल आते हैं उसको जाके सही करके आने के लिए। तो ठीक है, आप इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए। कल हम आएंगे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को लेकर, जहाँ पे हम ट्राई करेंगे कि हम अपने कल की वीडियो में आपका सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को पूरा करा दें।